केतकी जोशी आणि पहिलीच बातमी आहे आपल्या सगळ्या देशवासियांसाठी अत्यंत महत्त्वाची। भारतीय लोकशाहीचं मंदिर म्हणजे संसद भवन। याच संसद भवनाच्या नव्या इमारतीचं भूमिपूजन काही वेळापूर्वी पार पडलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते हे भूमिपूजन झाले। 2022 मध्ये आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होणार आहेत आणि त्याआधी ही इमारत बांधून तयार होणार आहे। जुनं संसद भवन मात्र तसंच ठेवलं जाणार आहे। हेरिटेज इमारत म्हणून तिचं जतन केलं जाणार आहे। काही वेळापूर्वी मंत्रोच्चारामध्ये इथे भूमिपूजन पार पडलेलं आहे आणि नवीन संसद भवनाचं इमारतीचं जे बांधकाम आहे त्याचं ते खूप भव्य दिव्य असणार आहे। येत्या 100 वर्षातली गरज लक्षात घेऊन या इमारतीचं बांधकाम केलं जाणार आहे आणि एकूण क्षेत्रफळ याचं आहे 64,500 चौरस किलोमीटर। 888 लोकसभेच्या खासदारांना बसता येईल इतकं लोकसभेचं इथे मोठे लोकसभेचं दालन असणार आहे। 6 प्रवेशद्वार एकूण असणार आहेत। भव्य दिव्य असं हे एकूण लोकसभेचं मंदिर संसदेचं मंदिर असणार आहे आणि 4 मजली इमारत असणार आहे। लोकसभेत याच्या पुढे कदाचित प्रतिनिधींची संख्या वाढू शकते आणि हेच लक्षात घेऊन आसन क्षमता असणार आहे 888। तर राज्यसभेमध्ये देखील 384 इतकी आसन क्षमता असणार आहे। आपल्याला माहिती आहे जर संयुक्त अधिवेशन बोलावलं तरी सुद्धा इथेच आसन क्षमता कमी होणार नाही अशा प्रकारे हे बांधकाम करण्यात आलेलं आहे। एकूण खर्च अपेक्षित आहे यासाठी 971 कोटी। 21 महिने या सोहळ्यात या सगळ्या इमारतीचं काम चालणार आहे असं सांगितलं जात आहे आणि खूप महत्त्वाचं आहे हे संसद भवन नवीन इमारत, कारण 75 वर्ष जेव्हा भारतीय स्वातंत्र्याला पूर्ण होतील तेव्हाचं अधिवेशन कदाचित या नव्या संसद भवनामध्ये भरवलं जाऊ शकतं। या सगळ्या इमारतीच्या बांधकामाचं कंत्राट टाटा समूहाला देण्यात आलेलं आहे। याचाच भूमिपूजन काही वेळापूर्वी आता पार पडलेला आहे आणि 15 ऑगस्ट 2022च्या पूर्वी या पूर्ण इमारतीचं बांधकाम पूर्ण होईल अशा प्रकारे आता बांधकामाला सुरुवात होतीये। याच बांधकामाच्या वेळेला सर्व धर्मियांची प्रार्थना सुद्धा इथे करण्यात आलेली आहे। याच्यानंतर पुढची बातमी आपण बघूया। JP नड्डा यांच्या ताफ्यावर पश्चिम बंगालमध्ये हल्ला करण्यात आलेला आहे। कैलाश विजयवर्गीय यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आलेली आहे आणि विजयवर्गीय यांच्या गाडीची काच देखील फुटलेली आहे। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे JP नड्डा आणि ते जेव्हा पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर होते तेव्हा अयोध्या नगर परिसरामध्ये हा सगळा प्रकार घडलेला आहे। कैलाश विजयवर्गीय त्यांच्या बरोबर होते आणि त्यांच्या गाडीची काच देखील फुटलेली आहे। अर्थातच JP नड्डा यांच्या सुरक्षेमध्ये मोठी चूक असल्याचं यामधून दिसून आलेलं आहे। तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून हा हल्ला झाल्याची माहिती मिळते। महत्त्वाचं म्हणजे भाजपचे अध्यक्ष JP नड्डा मात्र सुखरूप आहेत, त्यांना काही जखम झालेली नाहीये, इजा झालेली नाहीये। अयोध्या नगरजवळ ताफ्यावर हा हल्ला करण्यात आलेला आहे। आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास। प्रशांत, खूप आक्रमक झालेले दिसत आहेत पश्चिम बंगालमधले लोक आणि पश्चिम बंगालमध्ये खरं तर निवडणुकीच्या दृष्टीनं भाजपनं खूप मोठी बांधणी सुरू केली आणि अशात भाजपच्या अध्यक्षांवरच हा हल्ला झालाय। बरोबर, आपल्याला माहित असेल की ज्या पद्धतीनं डायमंड हार्बर इथे आज ज्या JP नड्डा जाणार होते, त्यांचा कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमासाठी जात असताना त्यांच्यासोबत ते देखील होते। काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्याच्या कडेला थांबून थेट त्यांच्यावरती हल्ला चढवला कॉन्वॉयवरती। यामध्ये जर बघितलं तर जे प्रभारी आहेत भारतीय जनता पक्षाचे, गाडीला इजा झालेली आहे। संपूर्ण हल्ल्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे आपण बघतोय महत्त्वाची ही बातमी आहे, कारण भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर होते आणि प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय त्यांच्या सोबत होते। त्यावेळेला अयोध्या नगर परिसरामध्ये TMC म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केला असं बोललं जातंय आणि या पूर्ण ताफ्यावरच हल्ला करण्यात आलाय। गाड्यांची तोडफोड करण्यात आलेली आहे। सुदैवानं JP नड्डा यांना काही दुखापत झालेली नाहीये, इजा झालेली नाही। पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहेत आणि त्यासाठी भाजपनं आत्तापासूनच मोर्चे बांधणी सुरू केलेली आहे आणि त्यामुळेच तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमधले वारंवार मतभेद वाढत आहेत आणि अशा प्रकारे घटना वारंवार घडत आहेत। आपल्यासोबत प्रशांत लीला रामदास आहेत। प्रशांत, काय अपडेट्स आहेत याबद्दलचे?
प्रशांतशी आपण संपर्क करणारच आहोत, पण एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. UPAच्या अध्यक्षपदी आता शरद पवार येऊ शकतात अशी सूत्रांनी माहिती दिली आहे. शरद पवार हे संपूर्ण UPAचेच अध्यक्ष बनू शकतात, म्हणजेच सोनिया गांधी यांची जागा ते घेऊ शकतात अशी माहिती मिळते. सोनिया गांधी या सध्या UPAच्या अध्यक्ष आहेत. 2004 सालापासून सोनिया गांधी UPAच्या अध्यक्ष आहेत, मात्र आता त्यांच्या जागी शरद पवार येऊ शकतात असं सूत्रांनी माहिती दिलेली आहे आणि कदाचित सोनिया गांधी या पदापासून दूर होऊ शकतात अशी देखील माहिती मिळते. आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास. प्रशांत, ही खूप मोठी बातमी आहे, काय नेमकी याबद्दलचे अपडेट्स आहेत? शरद पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडी ज्याला UPA असं संबोधलं जातं, त्याचे जे अध्यक्ष आहे त्या अध्यक्षपदी ती विराजमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण तर सोनिया गांधी त्या पदावरून निवृत्त होणार आहे, कारण की त्या वयाच्या आणि ज्या पद्धतीने त्या आजारी असतात याच्या आधारावरती त्या UPAच्या चेअरपर्सन आहेत आणि त्या पदावरून निवृत्त होणार असल्यामुळे त्या पदासाठी शरद पवार यांचं नाव सगळ्यात पुढे आहे. कारण की ज्या पद्धतीनं संपूर्ण विरोधी पक्षाची मोठ बांधण्याचं काम शरद पवार करत आहे आणि ज्या पद्धतीने सगळे बहुतांश महत्त्वाचे पक्ष त्या पक्षांना सोबत घेऊन चालण्याचं काम शरद पवार यांच्या नेतृत्वात होत आहे. काल देखील ज्या पद्धतीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची कृषी कायद्याच्या संदर्भात जी भेट झाली त्यामध्ये संपूर्ण पुढाकार हा शरद पवारांनी घेतला होता आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीत जर बघितलं पवारांचा अनुभव आणि इतर त्यांची ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाची मोठ बांधण्याची कला याच्या आधारावरती त्यांना UPAचा अध्यक्ष बनवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या माहितीबद्दल. आपण बघतोय महत्त्वाची बातमी आहे ही, कारण सोनिया गांधी सध्या UPAच्या अध्यक्ष असल्या तरी सुद्धा शरद पवार कदाचित आता UPAचे अध्यक्ष बनू शकतात. शरद पवार यांचे इतर पक्षातील नेत्यांशी सुद्धा खूप चांगले संबंध आहेत आणि या सगळ्यांचे एकत्र मोठ बांधणं याचा त्यांना खूप अनुभव आहे आणि त्याचाच फायदा म्हणून कदाचित UPAच्या अध्यक्षपदी आता शरद पवार येऊ शकतात. उत्तरेतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे अशी मुक्ताफळं भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी उधळली. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या एका गावात दानवे बोलत होते. शेतकरी कायदा कसा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे दानवे सांगत होते. पण त्यानंतर मात्र या आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे आणि हे दोन देश शेतकऱ्यांना भडकवतायत असा अजब दावा रावसाहेब दानवे यांनी केला. हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे. त्याच्या पाठीमागं चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे. या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं. काय सांगितलं? NRC आली, CA आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना देशाच्या बाहेर जावं लागेल. टाकलीतला एखादा मुसलमान बाहेर गेला का त्यांना मात्र हे सक्सेस होत नाही. आता ते शांत झालं. आता शेतकऱ्यांना सांगू राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालून राहिलं. हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे. आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना याचा विचार केला पाहिजे. तर रावसाहेब दानवे यांच्या या वक्तव्यावर संजय राऊत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ते पाहूयात. पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. केंद्रीय मंत्र्यांकडे याचा अर्थ सबळ पुरावे आहेत, संपूर्ण माहिती आहे. मुख्य म्हणजे पंजाब हे सीमेवरचं राष्ट्र आहे. लक्षात घ्या, फार गंभीर आहे. जर हे खरं असेल ज्या ते केंद्रीय मंत्री म्हणतात ना, म्हणजे नक्की त्याच्यात कॅबिनेटवर चर्चा झाली असेल. ताबडतोब संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शहा, प्रधानमंत्री मोदीजी, राष्ट्रपती, तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख यांनी दानवे यांच्या या विधानाची गांभीर्याने दखल घेऊन देशामध्ये अशांतता, अस्थिरता, अराजक माजवणाऱ्या पंजाब आणि चीनवर तात्काळ सर्जिकल स्ट्राईक करावा अशी शिवसेनेची मागणी आहे. भले चीनचे सैनिक आमच्या लडाखमध्ये घुसून गेले काही महिने ठाण टोकून बसले, त्याच्यानंतर पाहू. पण ते पंजाबपर्यंत जर सिंधू बॉर्डर म्हणजे हरियाणापर्यंत घुसले असतील तर नक्कीच या देशामध्ये अराजक माजवायची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दानवे यांचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी अत्यंत गंभीर समस्या, मुद्दा देशासमोर मांडलेला आहे. आता जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयाची आहे.
टोला लगावलाय संजय राऊत यांनी. तर दानवे यांनी केलेलं विधान पोरकटपणाचं असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांची बाजू समजून घ्यायला हवी असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. जंगली जनावरं शहरी भागात काय येत आहेत याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचं मत गव्याच्या दुर्दैवी मृत्यूवर अजित पवार यांनी व्यक्त केलंय. किती म्हणजे ज्या बोलण्याला काही तथ्य नाही, अतिशय तथ्यहीन अशा प्रकारचं हे स्टेटमेंट आहे. त्याचा आणि चायनाचा आणि पाकिस्तानचा काही दुरान्वयिक संबंध आहे का? कशा करता आपला शेतकरी कशा पद्धतीने करेल? पण कुठंतरी लोकांचं लक्ष तिसरीकडे डायव्हर्ट होण्याच्या करता अशी का एखादी बातमी सोडायची की तीच ब्रेकिंग न्यूज चालली पाहिजे, मग लोक बघतात आणि कसली ब्रेकिंग न्यूज चालली. वास्तविक रावसाहेब दानवे हे देखील शेतकरी कुटुंबातलेच आहेत, त्यांची पण शेतीवाडी आहे आणि अशा प्रकारची व्यक्तींना शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये असं बोलणं कदाचित काहीतरी 2-3 दिवसात तुम्हाला ऐकायला मिळेल, मी असं बोललोच नव्हतो, माझ्यातनं वेगळा अर्थ काढला, असलं काहीतरी त्याला उत्तर त्या ठिकाणी येईल. परंतु ज्याचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो, हे अतिशय पोरकट विधान आहे. त्याला कुठल्याही प्रकारचं कुठलाही म्हणजे ते अर्थहीनच विधान आहे, त्याला अजिबात महत्त्व देण्याचं कारण नाही. ते रानगवा आलेलं मी कधी ऐकलं नव्हतं. कोल्हापूरच्या परिसरामध्ये रानगवे आहेत, तिथं कोल्हापूरमध्ये देखील आजूबाजूला शहराच्या बाजूला जो परिसर आहे तिथं रानगव्यांचे कळपच्या कळप दिसतात. कोकणामध्ये रानगवे दिसतात, कोकणामध्ये कधी सिंधुदुर्गच्या परिसरात नक्की दिसतात. परंतु रानगवा पुण्यामध्ये आलेला कधी पण पाहिलेला नाही. याचा अर्थ तो आपला कोयना आणि तो सगळा तिकडचा परिसर आहे किंवा दूधगंगा वगैरे त्या धरणाच्या. संसद भवनाच्या नव्या इमारतीचं भूमिपूजन काही वेळापूर्वी पार पडलंय. आपण थेट जाणार आहोत या कार्यक्रमामध्ये. नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है. एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा. और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा. नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी. मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी. साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस. इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र. मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला. जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन. तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास. भारत की शान, वैभव और भव्यता का परिचायक होगा नया संसद भवन, जिसकी आवश्यकता तो लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन इसे बनाने का निर्णय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी, परिवर्तनकारी और निर्णायक कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। आपके मार्गदर्शन में बनने वाला नया संसद भवन संकल्प से सिद्धि का, न्यू इंडिया एट 75 के विजन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस शुभ अवसर पर मैं परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े अनेक देशों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स, यहां उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसडर्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने
सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहीं निकट में ही, इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे
नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। साथियों, लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को जानना समझना बहुत आवश्यक है। हम देखते सुनते हैं, दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था, बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था, ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಜನಸಭಾ ನಾದಿನ ಮಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುರಗಾವ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ। यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था। साथियों, इस कालखंड के और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरा मेरूर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, 10th सेंचुरी। और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुटुंब में कैटेगराइज किया जाता था, जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वार्ड कह सकते हैं। उन कुटुंबों से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था। और जैसा आज भी होता है,
इस गांव में 1000 वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी वो आज भी वहां मौजूद है। और साथियों, 1000 वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, उस शिलालेख में वर्णन है इसका, और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में। और नियम क्या था? नियम यह था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले, सोचिए कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया। साथियों, लोकतंत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं, सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्य, मल्ल और बेजी जैसे गणतंत्र हो, लिच्छवी, मल्लक, मड़क और कंबोज जैसे गणराज्य हो, या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। साथियों, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है, और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाहित शक्ति ही
देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ाते हुए देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। साथियों, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सशक्त करते हैं। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो, लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इसकी भावना से ही होना चाहिए। हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है, तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है। लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है।
साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि विधान भी नहीं है, विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार, विचार, व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे, उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जन कल्याण का काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर का हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन अवसरों को हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है। साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक
भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो 50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है, जब देश वर्ष 2047 में 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। साथियों, हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। हमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी? गुरुदेव कहते थे, एकोता उत्साहो धरो, एकोता उत्साहो धरो, জাতীয় উন্নতি করো, দুসুক ভুবনে সবে ভারতের জয়। यानी एकता का उत्साह थामे रहना है। हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं
और 2047 के संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका हृदय से आभार। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते मां भारती नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचं भूमिपूजन जे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडलेले आणि यावेळी त्यांनी बहुतांशी गोष्टी आपल्या या भाषणाच्या माध्यमातून या पुढे मांडलेल्या आहेत। समर्पित है। आपण बघितलं की हे संसद भवन कशा पद्धतीने उभं राहणार आहे याबद्दलची माहिती देत असतानाच त्याची प्राणप्रतिष्ठा खरं तर या संसद भवनात काम करणाऱ्या त्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून, त्याच्या निष्ठेच्या माध्यमातून, जनतेच्या त्याच्या सेवेच्या माध्यमातून होऊ शकते आणि तीच खरी तर या इमारतीची प्राणप्रतिष्ठा राहील असं त्यांनी आवर्जून सांगितलेलं आहे। संविधानाने दिलेला आपल्याला हक्क, आपल्याला या माध्यमातून आपण व्यक्त होणं, आपल्या अधिकारांची मागणी करणं हे प्रत्येक जण आपण करू शकतो, पण यामध्ये संवाद निरंतर व्हायला हवा। काही वेळेस सांगणं असतं, काही वेळेस ऐकणं असतं असं म्हणत असताना खरं तर त्यांनी गुरु नानक यांचं एक वचन देखील आपल्या भाषणात त्यांनी प्रस्तुत केलं आणि या माध्यमातून खरं तर जे आता शेतकरी आंदोलन सुरू आहे त्याला देखील काहीतरी संबोधित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता असं एकूण दिसून आलं। यानंतर इथे वेळ झाले का ब्रेकची ब्रेक घेऊयात। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।